इंट्रोडक्शन में एक थोड़ी सी कमी रह गई। मैं यतीन्द्र मिश्रा हूँ, जतिन्द्र नहीं हूँ, सॉरी सर। और इस इंट्रोडक्शन से बेहतर इंट्रोडक्शन मतलब हर सेशन में ये किया जाना चाहिए कि जो भी ऑथर हमारे साथ पैनल में बैठे हैं उनकी बुक शॉप में जाकर, जो यहाँ लगी हुई है, उनके शेल्फ में देख करके कम से कम एक किताब आप ज़रूर खरीदें। अगर आप किताब खरीदते हैं तो अनामिका होने की, गीतांजलि श्री होने की, पुष्पेश पंत होने की सार्थकता है, नंद जी के होने की सार्थकता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसके द्वारा ये आयोजित ये सेशन एक हिंदी अनेक हिंदी, इसमें आपका स्वागत है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 50 मिनट का समय था और घड़ी बता रही है कि 41 मिनट 2 सेकंड बचे हैं। सूत्रधार का काम है जोड़ देने का। मैं सीधे सवाल पर आता हूँ और शुरुआत करते हैं अनामिका जी से। अनामिका जी, आपका जो लेखन है उसमें तमाम अनुगूंजें हैं परंपरा की, थेरी गाथाओं की, पुराने कवियों की, मिथिलांचल की। कविता अलग स्टैंड करती है, आलोचना अलग जगह खड़ी है। उपन्यास जब आप लिखती हैं तो बहुत सारी स्त्री मन की परतें खुलने के साथ वो डायलेक्ट्स, वो कोलिक्वल लैंग्वेज उभर के आती है जो कभी हमने अपनी दादी नानियों से सुना है, स्मृतियों में बसा है। आपकी हिंदी ये कैसी हिंदी है? उस अनेक हिंदी में आप अपने को कहाँ लोकेट करती हैं? देखो, ऐसा है यतीन्द्र कि अगर मन में तो एक झूला, जब कोई लिखने चलता है तो सावन का झूला टंग जाता है, और वो जब पींग लेता है तो उसका एक सिरा आकाश की ओर जो उठता है वो स्मृतियों की ओर ही उठता है, और बाद में पेंडुलम की तरह जो उधर जाता है वो तो सपनों की ओर जाता है। तो पींग लेने के समय में स्मृतियों की ओर लौटना मन का बहुत सहज है। कालिदास जिसको कहते हैं कि दुष्यंत की पताका है पीछे ही फहराएगी, तो रथ आगे जाएगा, पताका पीछे जाएगी, फहराएगी। तो यही हमारे साथ भी होता है। और बिहार में तो 5 लोक भाषाएं हैं, और गांधी जी ने जो चंपकारण्य वाले इलाके से अपना शुरू किया था, नील्हा कोठी वाले आंदोलन से, उस समय ही 5 भाषाओं, लोक भाषाओं की स्त्रियां उनसे मिली थीं, और तरह तरह के लोक गीत हैं, लोक गाथाएं हैं जिनसे बिहार नदियों की तरह जो बहती हैं सबके मन में। और हमारे यहाँ संयुक्त परिवार एक देवताओं का, भूतों प्रेतों का, पितरों का और उसके अलावा 3 पीढ़ियों का रहता ही है सबके आसपास। और एक घर में जैसे कोई आया तो चाची किसी क्षेत्र से, लोक भाषा के क्षेत्र से आई, मामी किसी और से आई, और साझा मातृत्व होता है। सबके गोद में पल के कोई एक माँ नहीं होती, जैविक माँ ही माँ ही नहीं होती। सबकी कहानियाँ सुनते हुए, सबकी लोक भाषाएं सुनते हुए अनुश्रुतियाँ वो बुइयों की तरह अंदर आ ही जाती हैं। तो जब लिखने चलो तो अवचेतन उसी तरह जाता है। जिसको अंतः पाठ कहते हैं, इंटर टेक्स्ट इन दिनों, वो सिर्फ पढ़े लिखे सुने हुए से। फिर हम रेडियो युग के लोग थे, तो उस समय भी नाद और ध्वनि जो है वो भीतर जाती थी। आपने इतनी किताबें सुंदर सुंदर लिखी हैं ध्वनि और संगीत पर। तो आनंदवर्धन, जिसको अन्य योनि पाठ कहते हैं, वो अन्य योनि पाठ जो हमारी स्मृतियों के रामायण और महाभारत है, उनके पाठों और शास्त्रों के, शास्त्रीय परंपराओं से भी परिवार जुड़े ही रहते थे। तो इतनी सारी भाषाओं की अनुगूंजें, आदमी एक बाजा बन जाता है। जैसे गालिब कहते हैं, पुरहो शिकवों से ऐसे जैसे राग से बाजा। तो एक रुद्र वीणा परंपरा की है जो भीतर बजती रहती, और उसकी छां गांधी जी जैसे कहते थे कि हमें, जो वो कहते थे उसका सारांश छोटे में ये होगा कि परंपरा की बैटरी हमें रिचार्ज करनी चाहिए, और वो नए, जैसे धान रोपा जाता है उसी तरह से पुराने संदर्भों को नए संदर्भ में लाना ही चाहिए। और स्वाधीनता आंदोलन की भाषा अगर हिंदी बनी थी तो इसीलिए बनी थी कि घर के मोहल्ले की सबसे छोटी लड़की की तरह सबके दरवाजे जाके वो कुछ कुछ जाके ले आ सकती थी, बैना में दे आ सकती थी। तो मेरे यही संस्कार है, तो यही प्रकट होते हैं। बहुत ही सुंदर आपने बात कही, और जिस बात से आपने उठाया कि हमारे यहाँ देवता पितरों और भूत प्रेत सबको बुलाने की परंपरा है, मुझे ध्यान आया कि बैसवाड़ी में, हिंदी में, मागधी में
हर जगह एक लोकगीत प्रचलित है ब्याह के समय जब न्योतने का, हे 5 पान 9 नारियल तुमरो न्योता, घर की देवी शायर भवानी तुमरो न्योता, आंधी बांधी बिच्छी कोची सांप गोजर तुमरो न्योता। मतलब सांप को, बिच्छी को, हर जीव जंतु को इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद पूरे इकोसिस्टम को बुलाने का जो मामला है। और भाषाओं की जो अनुगूंजों की बात है, हम लोग राजस्थान की धरती पे बैठे हैं, विजयदान देथा की ज़मीन का मामला है, नंद जी बैठे हैं। नंद जी, क्या आपको लगता है कि भाषा में और ख़ास करके राजस्थानी और हिंदी में जब कनेक्ट बनता है, जब एक कोई आप एक टूल बनाते हैं, तो आप सायास प्रयास करते हैं कि हम हिंदी में कुछ नया तोड़ रहे हैं, या सिर्फ वो एक प्रयोग है अपनी जातीय, अपनी भाषाई स्मृति को संजोने भर का? मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान की जो मूल भाषा, मातृभाषा जिसको कहते हैं, उसमें भी लिखता हूं। और लगभग 15 किताबें राजस्थानी में और 15 ही हिंदी में। हिंदी के माध्यम से शिक्षा हुई है, तो जो एक बुनियादी शिक्षण मेरा हुआ है उसमें हुआ है। और इस प्रदेश का जो साहित्य विकसित हुआ है शुरू से लेकर, यानी 1000 साल का इतिहास है इस भाषा के साहित्य का, उसमें जितना साहित्य लिखा गया वो एक तरह से हिंदी का ही अंश माना गया है। यानी आप समझिए, वीर गाथा काल, आदिकाल से लेकर के जो साहित्य का इतिहास लिखा गया, तो पृथ्वीधर रासो हो, मीरा हो, ये तमाम हिंदी की निधि ही माने जाते रहे। लेकिन इनकी भाषा को जब आप हिंदी में मिला करके देखते हैं तो वहाँ पता लगता है कि हिंदी का अपना परिसर कितना बड़ा है। हिंदी की प्रकृति ये है कि वो सारी, खासतौर से उत्तर भारत की भारतीय भाषाओं का एक समुच्चय है और तमाम भाषाएं उसमें कंट्रीब्यूट करती है। हम किसी भी लेखक के पास जाते हैं सो पहली अपेक्षा यही लेकर के जाते हैं कि उसने अपने लोकल को कितना आत्मसात किया है। मैं राजस्थान से आता हूँ, अगर राजस्थानी के शब्द मेरी हिंदी भाषा में नहीं आते हैं तो एक बार त्रिलोचन जी ने कहा था कि आपकी भाषा से पता लगना चाहिए कि आप कहाँ से आते हैं। ये तभी संभव है जब आप लोक में इतनी गहरी रुचि रखते हैं, उसके लोक साहित्य में रखते हैं। विजयदान देथा ने यही काम किया कि उन्होंने उस लोक के सारे विरासत को एक तरह से लिखित रूप में आपके सामने ला दिया। और उनके हिंदी अनुवाद को भी पढ़िए तो उसमें भरमार है राजस्थानी शब्दों की। और तमाम, चाहे हरीश भादानी की आप पोइट्री देखें, आलम शाह खान की कहानियाँ देखें, तमाम दूसरे लोग, यहाँ तक कि रांगे राघव ने भी जो लिखा वो बेशक आंध्र प्रदेश से आए होंगे, लेकिन राजधानी का और ब्रज का बहुत गहरा टच है उसमें। तो ये भाषा की प्रकृति ऐसी है और मैं तो इसे हिंदी की ताकत मानता हूँ कि वो जिस एरिया में जाती है उसमें ढल जाती है और वहाँ से बहुत कुछ बटोर करके अपनी संपदा का हिस्सा बना लेती है। ये है हिंदी की ताकत, जिसके कारण हिंदी पूरे भारतवर्ष में विकसित होती है। दक्षिणी हिंदी भी हिंदी कहलाती है। नॉर्थ ईस्ट में मैं रहा हूँ 2 साल तक। बेशक कहने को ये जो नागा भाषाएं हैं उनमें कहते हैं कि वो अंग्रेज़ी प्रधान है, लेकिन वहाँ की जो लोकेल है उनकी अपनी भाषाएं। वो जब हिंदी प्रदेश से या दूसरे प्रदेश के लोगों से संपर्क करते हैं तो अपनी तरह की हिंदी उपयोग में लेते हैं। इसी तरह से कलकत्ता की हिंदी है, बम्बई की हिंदी है, हैदराबाद की हिंदी है। ये हिंदी, आप इसे हिंदी के को परिनिष्ठ रूप पर बेमतलब का आग्रह मत रखिए कि ये इसमें बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी क्यों नहीं है। ये जितनी ज़्यादा इन भाषाओं में ढल जाती है उतनी ही उसकी ताकत बढ़ती है। इसीलिए हिंदी संपर्क भाषा के रूप में सबसे उपयुक्त भाषा है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही कबीरा संस्कृत खूब जल भाखा बहता नीर, तो बहती हुई बात जो है वो आपकी भाषा है। बहुत सुंदर बात कही नंद जी ने कि कलकत्ता की हिंदी है, अवध की हिंदी है, नॉर्थ ईस्ट की हिंदी है। पुष्पेश पंत की कौन सी हिंदी है जो जादू जगाते हैं, और जब वो अपनी रेसिपीज़ भी बयां करते हैं कि यहाँ का खाना ऐसे खाइए, वहाँ का जायका ऐसे लीजिए, तो वो जो जायके में जो छौंक, जो तड़प है, जो कहीं खास मसाले की महक है, जो उसी भाषा में संभव है, जरा आप जादू जगाएं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे किचन नहीं है और चीज़ें नहीं है, भाषा का किचन चल रहा है। शुक्रिया। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, नंद जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जो आप लिखते हैं, भाषा बरतते हैं, उससे पता चले आप कहाँ के हैं। हमारी दिक्कत ये है जो कुमाऊँ से आते हैं, वो जब सड़क पर शाख को सरकते देखकर परेशान होते हैं तो मुँह खोलते ही पता चलता है कि आपकी हिंदी कौन सी हिंदी है।
और हमारी हिंदी हिंदी है ही नहीं। जिस तरह से कुमाऊनी ब्राह्मणों को कोई ब्राह्मण नहीं मानता, दालों में दाल, मसूर की दाल, ससुरों में ससुर, ममिया ससुर, बामनों में बामन। आपने बैसवाड़े का जिक्र किया, तो कौन भला कान्यकुब्ज ब्राह्मण इन नीच को, पंचमों को ब्राह्मण मानने को तैयार होता है? यहाँ पे झगड़ा शुरू होता है भाषा का। तो दंत जी ने दूसरी बात कही कि हिंदी जितनी अनेक प्रकार की है, वो तो प्रादेशिक बोलियों से लेकर हिंदी की ताकत है। मगर मुझे लगता है कि बगल में गीतांजलि बैठी हैं, बहुत अरसे से हम लोग परिचित हैं, मैं इनको पढ़ता रहा हूँ। मुझे लगता है एक भाषा वो भी है जो लेखक की अपनी भाषा होती है। जो गीतांजलि हिंदी के साथ करती हैं, वो लगभग उस भाषा के आयाम को विस्तार देना है जो आंचलिक भाषा की परिभाषा से कहीं अधिक आगे है। आप ज़रूरत के अनुसार व्याकरण बदलते हैं, भाषा के नियम बदलते हैं, उसके साथ खेलते हैं और मजबूर करते हैं पाठक को इनकी भाषा को सीखने के लिए। अब रही बात, समय बहुत नहीं है तो हम लौटें वही मुंह में लार लाने वाले प्रसंग की तरफ। मुझे लगता है कि उनकी स्मृति शेष है। एक लोक गायक पहाड़ में थे, गिरीश तिवारी गिरदा, तो उन्होंने एक पैबंद वाली कविता लिखी थी, आधी हिंदी आधी कुमाऊनी बोली में, जिसमें लिखा था कि गाँव क्या छौंका कि गाँव, साग क्या छौंका कि गाँव महका है। अब साग छौंका जो था, उससे दिमाग में बात आती है गांव कैसे महक रहा है, अपने घर बार आके आसपास तो हो, ठीक है। मगर मुझे बाद में समझ में आया जब शन्नू खुराना जी ने एक बार समझाया कि छौंक क्या है, तड़का क्या है, बघार क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है, कौन प्रक्रिया पहले होती है। अब आज तो आप खाने जाइए मादी दाल, भेंदी दाल, काली दाल, येलो दाल, और उसके बाद आपको वो जो दाल फ्राई है वो मिल जाएगी। अब वो येलो दाल में तड़का दाल, चने की दाल थी, अरहर की दाल थी, धुली मूंग की दाल थी, धुली उड़द की दाल थी, मिश्रित दाल थी, धुली पीली मसूर थी, ये सब प्रसंग अलग हैं। तो उनका कहना था कि तड़का वो होता है जो दाल की मिजाज के अनुसार, दाल के मिजाज के अनुसार, प्रकृति के अनुसार लगना चाहिए। उड़द की दाल बादी है तो हींग का पुट होना चाहिए, मिट्टी के दिए को गर्म कर घी डालकर हो, ये लंबा प्रसंग है। तो उनका मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने छौंक, तड़का, बघार सब समझाया। अब वो तड़का सुनते ही आपको फिर पहाड़ी कुमाऊनी रामलीला याद आती है। मैं तो ताड़ का तड़ाड़ तड़ ताड़ करती हूँ, तुम जैसे पुरुषों का संहार करती हूँ, आहार करती हूँ। तो वो तड़ वाली जो ध्वनि है उसके साथ ताड़का भी जागृत होती हैं। मगर साग के अलावा जो मुझे लगता है, वही बोली वाला जो प्रश्न आपने कहा ना, मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक कहानी है, वो एक चौरसिया व्यक्ति पर है। तो चौरसिया, आप तो, आपसे क्या कहें, आप पान के शौकीन, उस इलाके के रहने वाले, कि पान में 4 रस होते हैं षड्रस में से, इसलिए पान लगाने वाले को चौरसिया कहा जाता है। अगर गुजराती आप हैं तो धानानी दाल वाली नमकीन पुट भी उसमें डाल दे रहे हैं। अब आजकल तो पालन तोड़ पान भी है, चॉकलेट पान भी है, अनेक पान है। मगर पुरुषोत्तम जी की उस कहानी में बड़ा मार्मिक जिक्र है कि एक आदमी जब सरकारी अफसर होने के पहले, राज्य प्रशासनिक सेवा में आने के पहले पान बेचता है, तो एक कमनीय कुमारी की हथेली उसके हाथ लगती है, उसे मगही पान नजर आती है, जो मगही बोली वाला जिक्र है। और फिर जब वो उसको चूना लगाकर चली जाती है तो उससे याद आता है कि भैया ये तो मगही पान नहीं था, ये महोबा वाला था, कुछ कड़कड़ा था, क्या था। तो मुझे लगता है कि खाने के संग जो भाषाएं जुड़ी हैं, बोलियां जुड़ी हैं। अंत में बहुत संक्षेप में, एक बड़े मित्र हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पुलिस की जो शब्दावली है, जो उर्दू भाषी प्रयोग होता है, बदमाशी रजिस्टर में जो शब्द दर्ज हैं, उनका मज़ा और है। तो मुझे लगता है गाली देने का भी अपना मज़ा और है। तो भाषा बोलियों में गाली देने का जो मज़ा है, वो सुना दीजिए प्रसंग। देखिए ऐसा यहाँ एक हिंदी अनेक हिंदी हो रहा है, सारे वयस्क लोग बैठे हैं, इस डिस्क्लेमर के साथ कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। आप बिल्कुल नहीं यतीन्द्र भाई, ऐसा न करें, इतनी छेड़छाड़ न करें, वरना मुझसे कुछ ऐसी गफलत हो जाएगी कि आपकी अम्मी जान की शराब बहुत शराफत की। चलिए, हो सकता है थोड़ी देर बाद, जैसे बड़े उस्तादों के साथ होता है, पहला ख्याल गाते हैं तो थोड़ा मध्यम, क्योंकि गला नहीं गरमाया होता। अंत आते आते जब दादरा तराना तक पहुंचते हैं तो गजब काम करते हैं। तो अभी जाते जाते इनको फिर वहीं खींचा जाएगा। जाते जाते श्रोतागढ़ तला न गरमा दे। गीतांजलि जी, सबसे पहले तो आपके बुकर प्राइज के बाद सीधे मुलाकात हो रही है, आपको उस अनुवाद के लिए बहुत बधाई, पूरे मुगल टैंट की ओर से आपको बधाई हिंदी के गौरव के लिए। और मैं ये पूछना चाहूँगा, जो सवाल जिसकी पृष्ठभूमि रच दी पुष्पेश जी ने, जो प्रयोग आप करती हैं, जो शिल्पगत ढांचा आप तोड़ती हैं और जो नरेशन का विस्तार देती हैं,
जैसे बिल्कुल वैसी ही बात है कि एक घरानेदार संगीत सीखा हुआ आदमी कुछ नया लगा देता है और कहता है कि मैं हूबहू कॉपी नहीं करूँगा, अपने कट एंड पेस्ट नहीं करूँगा, और एक बिल्कुल एक रिबेल आ जाता है वहाँ। वो रिबेल कहाँ से आता है? कुछ तो लगता है कि वैद साहब की परंपरा से आता है, कुछ लगता है सोपती जी की परंपरा से आता है। आप सायास करती हैं या वो अनायास आता है, या आपको लगता है कि भाषा के स्तर पर ये करना जरूरी है? यतीन्द्र, मैंने आपसे सेशन शुरू होने के पहले कहा था कि आप कुछ भी पूछिएगा, मैं जवाब जो मुझे मन होगा मैं वही दूंगी। तो मुझे लगता है आप कुछ बदला मुझसे ले रहे हैं, क्योंकि इतने दिग्गज मेरे से पहले इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कह गए हैं कि अब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि इसमें मैं क्या जोड़ूँ। सारी बातें और जो सूत्र हैं वो सब हमें मिले हैं। फिर भी चलिए मैं कोशिश करती हूँ। एक बात तो ये है कि खैर सायास कुछ नहीं है, ये मेरे वक्त की बात है, ये मेरे पल की बात है। मेरे पल में एक अलग तरह से मुझे लगता है भाषा की बात हम जब कर रहे हैं तो कभी भी भाषा की सख्त सरहद नहीं होती, ना होनी चाहिए। जो उसको सख्त सरहद में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो उसकी छँटाई कर रहे हैं, कुछ अच्छी सफाई के नाम में उसकी छँटाई कर रहे हैं, उसको बिल्कुल सिकोड़ के रख रहे हैं। तो सरहद तो होनी नहीं चाहिए। मेरे वक्त में ये सरहद एक दूसरी तरह से और खुली है। शायद दुनिया में सरहदें एक स्तर पे खुली हैं तो भाषाओं का आदान प्रदान भी, संस्कृतियों का आदान प्रदान भी बहुत बढ़ा है, और कहीं ना कहीं वो मैंने भी आत्मसात किया है और वो मेरी अभिव्यक्ति में आता है। फिर जैसे पुशु ने कहा, पुष्पेश से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, और अभी इन्होंने मुझसे बहुत प्यार से कहा कि मैं अब अकेली इस दुनिया में बची हूँ जो इसको अभी भी पुशु कहती हूँ। बहुत हमारे अच्छे मित्र लोग थे जो अब चले गए। तो खैर, तो जैसे इन्होंने मैं भूल ही गई इस प्यार में कि क्या कहने जा रही थी। बहरहाल मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, तो सरहद मेरे लिए कोई रही नहीं। मेरी शिक्षा, मेरा वक्त बिल्कुल दूसरा है, जहाँ तरफ तरफ से हवाएं आई हैं। और दूसरी चीज़ लोग भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, माफ़ करिए नंद जी, आलोचक तो और भी ज़्यादा भूल जाते हैं इस बात को, और जो भाषा को प्योर करने के चक्कर में हैं वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि भाषा में लोच, रवानी, वैविध्य इसी सरहद के पे जो आदान प्रदान होता है उससे आता है। जो शुक्र इस मनाती हूँ इस बात को लेकर कि शायद अधिकतर लेखक गण अभी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि भाषा को ऐसे प्योरीफाई करना है। वो बहुत जो हिंदी का मस्त मलंग तेवर है उसको बरकरार रखे हुए हैं और उसको खूब मज़े में बरत रहे हैं, और लेखक ही नहीं, मुझे लगता है आम जनता भी। तो ये जो बीमारी है भाषा को संकीर्ण बनाने की, वो बीमारी जिन लोगों को है वो उनको एक बात बस मैं कहना चाहती हूँ और यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। पता नहीं आपके सवाल का जवाब कहीं भी आया कि नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, लेखक और आम जनता को भी उसमें बहुत ही विनय के साथ जोड़ रही हूँ मैं, व्याकरण के पीछे नहीं भागते, अभिव्यक्ति के पीछे भागते हैं, व्याकरण के पीछे नहीं भागते। वैयाकरण लेखक और आम जनता के पीछे भागते हैं और उनको भागना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, और ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे परंपरा में कहा जाता है कि कोई ग्रंथ ऐसा कठिन नहीं लिखा जाना चाहिए जिसका भाष्य लिखने के लिए, जिसकी टीका लिखने के लिए दूसरे रचनाकारों को जन्म लेना पड़े। आपने आलोचक की बात कही, एक बहुत अच्छी उक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी कि आलोचक की भूमिका कुछ कुछ उस तरह होती है जिस तरह से एक भरी सभा रंगमंच में कोई कार्यक्रम चल रहा है और अचानक से पिस्तौल से गोली चल जाए, कुछ उस तरह से आलोचक कभी कभी रचना में भी प्रवेश करता है। वो कहाँ किसको दाग देगा आपको पता नहीं लगता। मैं चड्ढा जी तक आऊँ उसके पहले अनामिका जी से एक सवाल करना चाहूँगा।
एक हिंदी अनेक हिंदी की बात हो रही है। एक हिंदी वो है जो हमारे बाप दादाओं ने सीखी, हमारे दादा नाना की परंपरा में रही, जिसमें देवकी नंदन खत्री जैसे लोग थे, जिसके लिए भाषा सीखी गई। एक हिंदी वो है जो आज़ादी के समय है, जिसकी बहुत सुंदर भूमिका अनामिका जी ने रखी, और जो बहुत सारी देशज बोलियों से, गीतों से, गाम समाज से और तमाम परंपरा में जुड़ती चली गई। एक अकादमिक हिंदी है जो भारत के नवजागरण और नवनिर्माण के साथ बनती है। एक हिंदी वो है जिसमें ये सारे दिग्गज बैठे हुए हैं, जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस हिंदी में हम लोग सांसें लेते हैं, जिस हिंदी में निर्मल वर्मा हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, अज्ञे हुए, तमाम सारे बड़े लोग हुए। एक हिंदी आज की हिंदी है, इंटरनेट की हिंदी है, गूगल की हिंदी है, टाइपो की हिंदी है, जिसमें CU को ऐसे CU लिखा जाता है, समझ में नहीं आता है कि इसको डिकोड करना पड़ेगा। मेरे छोटे भाई बहन कभी ऐसी ही भाषा में व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं कि मुझे लगता है कि ये किसी जासूस से इसको डिकोड कराएं, फिर समझें कि इसका मतलब क्या होता है। तो इन सब के बीच में कोई नई हिंदी भी अभी आसन्न प्रसवा है, जिसको जन्म लेना है, जो भविष्य की कुछ ऐसी खतरनाक होगी या कुछ रोबोटिक होगी या क्या होगी, वो अनेक हिंदी में चुपचाप शामिल हो जाएगी। ये आसन्न प्रसवा शब्द मुझे मेरे मन में एक बिंब जगा गया। जब पेट में नया राष्ट्र था, हिंदी गर्भ आसन्न प्रसवा थी, नए राष्ट्र के निर्माण के स्वप्न के साथ, पैया तो धीरे धीरे डाल हमारी प्यारी वाले भाव में थी। तो वो धीरे धीरे संभल संभल के पेट में जब नए राष्ट्र का अंकुर था, तो वो धीरे धीरे चल रही थी। और ये सर्वसमावेशी भाव से पदानुक्रम तोड़ते हुए शुरू में ही उसने एक योजना बनाई कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज सबको एक चटाई पर बिछाएगी, पदानुक्रम तोड़ेगी, तभी वो पूरे स्वाधीनता संग्राम की भाषा होगी। ये पदानुक्रम अभी नए सिरे से अंतर्जाल के आने के बाद टूटा। अब एक नोमैंस लैंड जिसको कहते हैं वो ऊपर तैयार हुआ है। और इतने दिनों से जो लोग चुप थे, बेरोजगार युवक, वे स्त्रियां जो बच्चे बड़े कर चुकी थीं, वे बुजुर्ग जिन्हें मार मार के साइंस पढ़ाई गई थी, कॉमर्स पढ़ाया गया था, जैसे इनके जैसे लोग, वो अचानक माँ के प्रेम से, मातृभाषा के प्रेम से ऊब-चूब होकर अंतर्जाल में लिखने लगे। मैं देखती हूँ कभी कभी कि कौन लिख रहा है नया, तो वो स्त्रियाँ जिनको 20 बरस में ब्याह करके भेज दिया गया और वो बच्चे बड़े करने के बाद एक स्पेस ढूंढ रही हैं और नई तरह की भाषा लिख रही हैं। वो लोग जो इनके जैसे लोग जो रिटायर हो गए हैं, अब जाके उन्होंने नया सूर्योदय देखा है, इतने दिनों तक देखा ही नहीं था, सूर्यास्त देखा है, उनके मन के अनुभव और उनकी नई तरह की भाषा जो अंग्रेजी के साथ, एक सिनेमा का गाना है, आगरे का लाला अंग्रेजी दुल्हन लाया रे, तो यही वाला हाल हो गया है। वो खास तरह से छंद बनाती हुई, और खिचड़ी भाषा से मुझे उतनी शिकायत कि सिरोलीकरण तो भाषा के विकास का सूत्र होती है। गरीब आदमी का सबसे पौष्टिक भोजन और सुपाच्य भोजन खिचड़ी होती है, उसमें उतना घबराना नहीं चाहिए, बस कंकड़ नहीं पड़ने चाहिए। इतनी खिचड़ी ना हो जाए कि जेल की खिचड़ी हो जाए, दाल भात के अलावा कंकड़ की तरह ना आए। सामरस्य, जीवन का सामरस्य ही। और बेरोजगार युवक जो नई तरह के शास्त्र पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह भी लिख रहे हैं, और ऐसे युवक जो नौकरियों के और ओपनिंग के इंतजार में, वो लोग लिख रहे हैं और स्त्रियां लिख रही हैं। तो नई तरह के तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली हिंदी आएगी, और ये विकास है, बस कंकड़ ना बन जाए, वो ना अंदर से खटके नहीं कुछ। बहुत सुंदर अनामिका जी। संजीव चड्ढा जी का एक बड़ा योगदान ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से उन्होंने हिंदी के अनुवाद के लिए एक बड़े पुरस्कार की अभी कल घोषणा की है। हिंदी को लेकर बैंक में, और जिस तरह से तकनीकी भाषा को लेकर के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अभी पुष्पेश जी इशारा कर रहे थे कि पुलिसिया हिंदी एक होती है, बहुत तरह की हिंदी होती है। एक न्यायपालिका की हिंदी होती है कि आज भी वो फारसी उर्दू से जब आप किसी का खसरा खतौनी उठा करके देखें
और तो आपको आपके होश दुरुस्त हो जाते हैं कि ये भाषा कहाँ से है और इसमें कैसे, और उसमें लिखने वाले मुनीम, उसमें लिखने वाले अमीन, वो सब समझते हैं क्योंकि वो अभी परंपरा बची हुई है। मैं चाहूँगा कि जो बैंक में जो दुश्वारियाँ आती हैं लैंग्वेज को लेकर के, हिंदी को लेकर के, उसको लेकर के बैंक ऑफ बड़ौदा किस तरह से काम कर रहा है, आपकी क्या योजनाएं हैं, और वो अवार्ड क्या उसी का एक विस्तार है? बहुत बहुत धन्यवाद यतीन्द्र जी। तो देखिए, भाषा जो है एक साहित्य की भाषा है, एक बोलचाल की भाषा है और एक वाणिज्य की भाषा है। और मेरे विचार में वाणिज्य की भाषा के हिसाब से देखें तो बहुत ही अंतर आ रहा है हमारे समय में ही। जब मैंने बैंक देखा पिछले 30 वर्षों में, तो बैंक जो है वो केवल लिखित भाषा में काम करता था, और जब हम लिखित भाषा में काम करते हैं तो अंग्रेज़ी में करते हैं, वो स्वाभाविक भाषा बन गई है। परंतु एक अंतर ये आया है कि अब जो है हर वाणिज्य का जो कार्य है वो बोलचाल की भाषा से हो रहा है। आप जो है बैंक के अंदर लिखते कम हैं, कॉल सेंटर में आपके पास ज़्यादा कॉल आती हैं। तो हमें जानकर बहुत अचरज हुआ कि हालांकि 90% बैंक का कार्य जो अंग्रेज़ी में होता है, पर कॉल सेंटर में जब हमारे ग्राहक फ़ोन करते हैं, और लगभग हमारे 13 करोड़ ग्राहक हैं, उनमें से लगभग 80% लोग हिंदी में कॉल करते हैं, 80% लोग। बाकी भारतीय भाषाओं का अगर हम सम्मिलित उनको करें तो लगभग 90-95% लोग जो है वो भारतीय भाषाओं में ही बातचीत करना पसंद करते हैं, बैंकिंग करना पसंद करते हैं। तो मेरे विचार में जो सबसे बड़ा अंतर आने वाला वो यही है कि जैसे जैसे हम कहते हैं हेलो सीरी, हम बोलचाल द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो जहाँ अंग्रेज़ी का जो एक वर्चस्व था वो खत्म हो जाएगा, और हिंदी और भारतीय भाषाओं का जो सम्मान है, उनका जो प्रयोग है वो बहुत बढ़ने वाला है। और प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अगर भविष्य ये है तो बैंकों को क्या करना चाहिए। और नंबर 2, जो आपका यहाँ का सेशन का जो विषय है, एक हिंदी अनेक हिंदी, तो एक हिंदी तब तक है जब तक कि लिखित रूप जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। चीन के अंदर भी जो है पुतुंगहुआ जो है एक भाषा, वो एक ही है, परंतु डायलेक्ट्स ऐसे हैं कि एक देश का एक भाग दूसरे भाग को नहीं समझ सकता। तो मेरे विचार में जब जैसे जैसे हम बोलचाल की भाषा की ओर अग्रसर होंगे तो एक हिंदी से हम अनेक हिंदी की ओर और आगे अग्रसर होंगे। और हमारे लिए वाणिज्य के क्षेत्र में भी हमें उस समय के लिए हमें तैयारी करनी है कि जब हम बोलचाल की भाषा द्वारा अपने ग्राहकों से बात करेंगे, तो फिर जब हम अवधी की बात करते हैं, मैथिली की बात करते हैं, तो वो समय आ गया है, हमें अनेक हिंदी के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। पर उससे पूर्व भारतीय भाषाओं और हिंदी भाषाओं का जो संबंध है, जिसके बारे में आपने पूछा, वो बहुत ही गहरा है। और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि यदि मुझे अनुवाद पढ़ना हो तो मुझे उसका स्वाद तभी आता है मैं भारतीय भाषा में पढ़ता हूँ। अगर मैं एक उपन्यास अगर तमिल का है, मलयालम का है, उसको मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ तो वो उसका जो मज़ा नहीं आता जो हिंदी भाषा में आता है। तो जो हमने पुरस्कार की जो हमने घोषणा की है, उसका आशय यही है कि अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं का अनुवाद जो है वो हिंदी में हो, हिंदी भाषियों को उनका आनंद मिले, और जो बाकी भारतीय भाषाओं हैं जिनकी 5 करोड़ की संख्या है, 3 करोड़ की संख्या है, उनको हिंदी के 50 करोड़ का जो जगत है उसकी तरफ उनको जो है एक एक्सपोजर मिले। तो मेरे विचार में ये 2-3 प्रसंग हैं जो महत्वपूर्ण रहेंगे। नंबर 1 कि जैसे कि भाषा जो है लिखित भाषा से बोलचाल की भाषा में तब्दील होगी, हिंदी का महत्व बढ़ेगा वाणिज्य के जीवन में। और दूसरा, जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, हिंदी भाषा का जो विकास है, और हम जब बात करते हैं कि वो खिचड़ी बने, कंकर उसमें ना आए, तो बाकी भारतीयों भाषाओं के साथ जो आदान प्रदान है उसका बहुत महत्व है। बहुत धन्यवाद चड्ढा जी। अभी समय है हमारे पास क्वेश्चन आंसर राउंड में जाने से पहले उस्ताद के पास दोबारा, अब थोड़ी सी महफिल और जवान हो। नहीं, मेरा तो ध्यान अभी भी उसमें आसन्न प्रसव पे अटका हुआ है। वो कुछ चरित्र विचित्र है, कुछ व्यभिचारी स्वभाव है। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत विस्तार से किया। मुझे लगता है कि 2 प्रकार के संतानोत्पत्ति होती है। एक तो स्वाभाविक संभोग के बाद प्राकृतिक संतानोत्पत्ति होती है, और वो विकी डोनर वाली संतानोत्पत्ति है, एक आईवी वाली संतानोत्पत्ति है। तो जो हिंदी का भविष्य गढ़ा जा रहा है यतीन्द्र भाई, वो विकी डोनर और आईवीएफ वाला हो रहा है, जिसमें निस्संतान दंपत्ति को बुढ़ापे में जुड़वा तो संतान मिल जाएगी, मगर उनका क्या हश्र होगा वो देखने लायक होगा। तो मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये जो बात आपने कही, अगर वो नैसर्गिक संतानोत्पत्ति है तो उसमें एक जो नाल होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसका संबंध जो माता और बच्चे का होता है। अब आप क्या करें, आप और मेरे जैसे पिता का तो नहीं हो सकता। हमारी तो, हमने तो 9 महीने पेट में रखकर नहीं पाला। किसी के पास वो कहता मेरे पास बाप है तो कोई नहीं कहता ना। अभिनेता भी कहता मेरे पास माँ है, तो मेरे पास बाप है तो हरामजादा भी नहीं कहता। तो माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि हिंदी भाषा के संग वही दुर्दशा हो रही है कि न तो हिंदी को उसकी प्राकृतिक माँ मिल रही, सरोगेट मदर्स मिल रही हैं, और वो नुस्खे से बच्चे
बच्चे पैदा टेस्ट ट्यूब में हो रहे हैं, तो उनका भविष्य मुझे कुछ बहुत अच्छा लगता नहीं। मुझे लगता है जो बेचारे असमर्थ बच्चे को पेट में 9 महीने रखने के प्रसव वेदना मैंने नहीं भेजी, मगर मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे दूध की शीशी फंसाकर दूध पिलाया है, तो मैं कैसे कहूँ कि मेरी ममता कम है उस भाषा से। मुझे लगता है कि हिंदी गढ़ी जाएगी अपने आप ही, इंटरनेट उस हिंदी को नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात। नंद जी कुछ इशारा कर रहे थे, कुछ उस पर जोड़ना चाहते। मैं एक चीज़ जोड़ना जो चाहता था वो ये कि कई लोगों को ये भ्रम है कि इधर अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होने के कारण हिंदी का महत्व कुछ कम हुआ है। मेरा कहना ये है कि 90 के बाद में जिस तरह का व्यापारिक प्रवृत्ति बढ़ी है उसमें हिंदी का प्रभाव बढ़ा है। ख़ासतौर से जो कंप्यूटरीकरण के कारण जो एक बहुत सारी शब्दावली हिंदी में मिक्सअप हो गई है, उसमें घुल मिल गई है, इसके बावजूद हिंदी की जो कम्युनिकेशन पावर है, उसकी जो संवाद क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ी है और तमाम तरह के शब्द उसमें घुल मिल गए हैं। और मेरे दोस्त प्रभु जोशी थे, वो क्रियोलीकरण पर बहुत ज़्यादा चिंता करते थे, लेकिन ये क्रियोलीकरण भी अब धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गया है और इससे हिंदी की ताकत बढ़ी है, ये कमज़ोर नहीं हुई है। ये भ्रम किसी को नहीं रहना चाहिए कि इसके कारण से हिंदी को कोई खतरा है। खतरा नहीं है, चुनौतियाँ ज़रूर बढ़ी है और इसमें हिंदी ताकतवर होकर निकल रही है। हाँ, गीतांजलि जी कुछ कहेंगी, लेकिन मैं एक सवाल करूंगा गीतांजलि जी से, इस डिस्क्लेमर को हटाते हुए कि मैं कहूंगी वही जो मेरा मन है, लेकिन मैं पूछूंगा वही जो मेरा मन है। ठीक है। हाँ, वो कौन सी किताब है, उस भाषा का सम्मोहन है जिसको आप बचा के रखना चाहेंगी अपने लिए, चाहे आपकी पूर्वज स्मृति में किसी और की लिखी किताब हो या खुद आपकी? देखिए, एक किताब आप कह रहे हैं तो मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि कितनी सारी किताबें छूट जाएंगी जिनका मैं जिक्र नहीं ले पाऊँगी, पर मैला आंचल तो बस अभी वही कहती। पर मैं बस एक छोटी सी चिंता बस व्यक्त करना चाहती थी और उसका कोई यहाँ पर मैं विश्लेषण नहीं करूँगी, कोशिश भी नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि आज के वक्त में एक और चीज़ हो रही है जो सब भाषाओं पर लागू है। एक किस्म का जो एक फौरीपना है और जल्दबाजी है, उसमें भाषा को भी बहुत हद तक बहुत सारे लोगों ने एक यूटिलिटेरियन बहुत अच्छी बात जगह दे दी है, जहाँ पर यह है कि भाई क्या कहना है जल्दी से कह दो, क्या बात तुम्हें कन्वे करनी है बस वो कन्वे कर दो, तुम ये वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो सबका इतना टाइम लेने में। और मुझे लगता है कि ये चीज़ हमको नहीं खोनी चाहिए या इसके प्रति हमको बहुत सचेत होने की ज़रूरत है कि भाषा सिर्फ माध्यम और व्हीकल नहीं है। भाषा अपने में कोई एक उसका अस्तित्व है, वो एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है और उसके उतार चढ़ाव में, उसके इधर उधर भटकने में, उसके देर लगा के बात कहने में, इसका जो मज़ा है, इससे जो जीवन और समृद्ध होता है, उसके प्रति हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात गीतांजलि जी आपने कही और मुझे लगता है कि मैं इशारा करना चाहता था कि जहाँ यहाँ पे जो युवा बैठे हों, 20 साल से ऊपर के लोग अगर बैठे हों या ऑनलाइन सुन रहे हों, देखिए ये उस्ताद लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने भाषा को सीख लिया है, परख लिया है, उसका व्याकरण जानते हैं, उसमें बहुत सारा प्रयोग देख चुके हैं, तब कर रहे हैं। भाषा को बरतने के लिए भाषा आना चाहिए, भाषा की तमीज़ सीखनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपको भाषा नहीं आती है और आपने कुछ भी ऐवें लिखा और उसके बाद ये क्लेम करने पहुंच गए कि नहीं भाई ये हमारी भाषा है। भाषा को जान करके तब भाषा को आप खारिज कर पाएंगे या उसमें कोई तोड़ फोड़ कर पाएंगे, उसी तरीके से जैसे कोई बड़ा रचनाकार करता है, जैसे कोई बड़ा शास्त्रीय गायक अपनी रागदारी में कोई विवादी सुर भी लगा देता है तो ये गलती से नहीं लगाता, उसने सायास किया होता है, लेकिन अगर आप उसके ग्रामर पे जाएं तो उसने उसकी सालों की साधना की होती है। बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, रामचंद्र वर्मा की अच्छी हिंदी, किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी का शब्दानुशासन, तो बहुत सारी किताबें हैं, आप जाइए पढ़िए, उर्दू पढ़िए, हिंदी पढ़िए, पंजाबी पढ़िए, सारी भाषाएं पढ़िए और जब सीख लीजिए वो तमीज़ तब उसमें से खेल करिए। इस पैनल को सुनने के बाद अगर आप एक्सपेरिमेंट करने पहुंचेंगे तो कुछ खतरनाक होगा, मुझे लगता है ऐसा। पुष्पेश जी आप कुछ सम लगाएं तो फिर मैं सवाल में चला जाऊं। नहीं, आप सवाल ही पूछे। मुझे लगता है कि देखिए कहने को जो कुछ था हम लोग आपस में कह चुके जी। हैं, मगर मेरा अभी भी हट ये है कि व्यावसायिक हिंदी हो, व्यावहारिक हिंदी हो, मैं गीतांजलि से सहमत हूँ। बिल्कुल। मुझे लगता है कि भाषा का जीवन एक दूसरे संसार में आपको ले जाता है।
अक्षर जो है वो सिर्फ अक्षर नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं वो ध्वनि है कि कालोचयम निर्वधिर विपुलाश्च पृथ्वी उत्पत्स्यते मम कोपि समान धर्मा। तो वो आशा हमें जीवित रखती है। आज हमारी रचना कोई पढ़े या ना पढ़े, वो ऐवे ही हो जैसे आपने कहा, मगर कहीं ना कहीं कोई दूसरा शिकारपुरिया होगा जिसको वो महान क्लासिक कृति लगेगी, मगर वो चीज़ भी मुझे लगता है उस ऐन्द्रजालिक संसार में, इंटरनेट में नहीं होगी। जो शेल्फ लाइफ भाषा की होगी वो रहेगी, जो आपकी होगी वो वही होगी। बिल्कुल ठीक। बहुत सुंदर। इस पैनल के लिए मैं सिर्फ 3 सवाल ले सकता हूं, आपसे निवेदन है सवाल करें, कोई इंप्रेशन ना दें, इंप्रेशन देने के लिए ऑथर नीचे उतरेगा। और दूसरा, किससे सवाल मुखातिब है उससे उसका नाम बताएं और अपना नाम बताएं। जी, माइक भेज दें प्लीज। भाषा का काम करने वाली नई तरह से अदिति माहेश्वरी भी मौजूद हैं, उनका भी एहतराम मंच से। वाणी प्रकाशन। इस सत्र में एक हिंदी अनेक हिंदी, हिंदी की जो विकास यात्रा रही है शुरू से अब तक और आने वाले दिनों में भी होगी। आप सवाल करें सर जी, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास जी। गांधी जी ने कहा था, मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा कहता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि देश के अधिक से अधिक लोग बोलते हैं और समझते हैं। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए इतना पर्याप्त है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा अब तक क्यों नहीं बन पा रही? किससे सवाल है आपका ये? कोई भी देना चाहिए। नहीं, कोई भी देना चाहिए। अनामिका जी या अनामिका जी या गीतांजलि जी। अनामिका जी। कोशिश में है, प्रक्रिया बड़ी चीज़ होती है। धीरे धीरे दिल जो है धीरे धीरे जीता जाता है। एक यात्रा शुरू हो गई है और प्रथम दृष्टि का प्रेम नहीं होता है। हर आदमी, हिंदी की एक स्थिति ये है कि घर की सबसे छोटी, संयुक्त परिवार की सबसे छोटी बेटी थी खड़ी बोली भाषा, और उर्दू के साथ वो तंबुओं में पैदा हुई साहित्यिक भाषा और देश की भाषा बनने के पहले। उसे धीरे धीरे दिल जीतना है, जो अनुवादों के जरिए जीत रही है। सारी भारतीय भाषाओं से सबसे ज़्यादा अनुवाद और विदेशी भाषाओं से भी हिंदी ही करती है। हिंदी खुली बाहों की भाषा है और बाह खोल के ही किसी का दिल जीता जा सकता है। उस प्रक्रिया में, वो जटिल प्रक्रिया है, धीरे धीरे हम सफल होंगे। बस एक वाक्य मैं बोलना चाहती हूँ। याद रखिए, अनामिका ने कहा कि हिंदी खुली बाहों की भाषा है। खुली बाहों की जो भाषा है हिंदी, उसको राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश हो रही है क्या? और गांधी जी हिंदुस्तानी को बनाना चाहते थे राष्ट्रभाषा। दूसरा सवाल जी। जी पूछिए पूछिए। भैया आपसे निवेदन है कि सिर्फ सवाल करिएगा, समय नहीं है हमारे पास। सर, ये जो जवाब देना चाहे, बहुत 2 छोटे से सवाल हैं। एक सवाल है कि हमने आज बात की एक हिंदी अनेक हिंदी की। जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। मेरी फैमिली कानपुर से है, हम बॉम्बे में सेटल हुए, मैं शायद कोई और शहर में सेटल होऊंगा, पर मेरी हिंदी में शायद वो यूपी की हिंदी, बॉम्बे की हिंदी। तो आप लोग, जैसे आपने कहा आप सब उस्ताद हैं, तो आपने पिछले साल लोगों को कहा है। मैंने इन लोगों को कहा है। मैं शायद आपसे इसके लिए जानना चाहूँगा, पिछले 50-60 साल में जैसे भाषा आपने बदलते हुए देखा हो, आपको क्या लगता है, क्या हम एक अनेक हिंदी की तरफ जाएंगे, या शायद एक ऐसा समय आएगा जब बस सारी हिंदी एक हिंदी बन के रह जाएगी? और दूसरा बस छोटा सा सवाल था कि जैसे सर आपने कहा कि इंग्लिश की इतना नहीं ग्रो हुआ है, 1990 से हिंदी भी भाषा बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अभी भी भारत में बहुत लोग हैं जो अंग्रेज़ी पे हमला करते हैं कि ये इससे हमारी इस भाषा को, लोग हमारी भाषा नहीं पढ़ रहे हैं। बट मेरा तजुर्बा ये रहा है कि मैंने अंग्रेज़ी की वजह से हिंदी को और ज़्यादा समझना शुरू किया है, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी अच्छे से पढ़ पाता था। ट्रांसलेशन पढ़ के जब हिंदी का काम अच्छे से समझने लगा, तब मैं हिंदी और पढ़ने लग गया। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अंग्रेज़ी को एक वेपन, एनिमी की तरह देखते हैं, ना कि एक सपोर्ट? नहीं भाई साहब, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा है। अगर किसी की टांग टूटी हो तो जब तक वो हड्डी जुड़े नहीं, तब तक कोई भी बैसाखी काम में आ सकती है, वो चाहे अंग्रेजी की बैसाखी क्यों ना हो। तो मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। मगर और अंग्रेजी भाषा के खिलाफ बात नहीं हो रही है। हाँ, मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या एक और है, जिसका ये राष्ट्रभाषा राजभाषा का चक्कर, उसमें मेरी बड़ी दुखती रग है। क्योंकि वर्तमान सरकार ने, जिसको निरंतर गालियाँ दी जाती हैं प्रगतिशील तबके से, मुझे नामजद किया राजभाषा समिति में गृह मंत्रालय की। वहाँ इस बात का एहसास है कि हिंदी के प्रति राष्ट्रभाषा बनाने की प्रतिबद्धता उनकी नहीं है। चुनावी राजनीति का गणित ये कहता है कि सभी भारतीय भाषाओं को समकक्ष समझा जाए, हिंदी राजभाषा रहेगी। पूरे आदर के साथ माननीय श्रोता ने कहा था,
आज गांधी का युग नहीं है, आज आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, आज सन 77 की दूसरी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी नहीं जा रही। शायद भविष्य किसी जनतांत्रिक लड़ाई की सुगबुगाहट आज आप महसूस कर सकते हैं, मगर मुझे लगता नहीं कि एक हिंदी का एक जो संकल्प है वो आज सार्थक हो सकता है। आप विश्वगुरु क्या हिंदी के सहारे बनेंगे? ये नहीं हो सकता। देखिए, 3 स्तर हैं भाषाओं को लेकर के। एक आप स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर उसका प्रयोग करते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करते हैं और एक इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं। इस लिहाज से आपको 3 तरह की भाषाएं चाहिए, इसलिए त्रिभाषा फॉर्मूला भी बनाया गया है। लेकिन इसमें किसी का कोई कंपटीशन नहीं है। आप लोकल में आए हैं, आपका अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। अगर आप राजस्थान के इंटीरियर में जाएंगे, आप IAS बन के आइए या कलेक्टर बने हैं, अगर आपको राजस्थानी नहीं आती है आप काम नहीं कर पाएंगे। आप डॉक्टर हैं, अगर आप कोई मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब हमारा तो जीदोरो है, अब वो जीदोरो का आप क्या करोगे? हमारा तो बाइंटा पड़े, बाइंटा का क्या करोगे? फिर वो चपरासी से चतुर्श्रेणी कर्मचारी उससे पूछता है कि आपको कहीं के वे। तो ये स्तर किस स्तर पर हम यूज़ कर रहे हैं, उसके ये एक भ्रम पैदा कर दिया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप लोग अपना विकास करना है तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। इसी कारण से ये हिंदी के सामने भी कठिनाई पैदा हुई, भारतीय भाषाओं के सामने भी कठिनाई पैदा हुई। लेकिन इसे सहज रूप से लीजिए कि हम किस स्तर पर अपने बच्चे को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं, उस हिसाब से भाषा का निर्धारण होता है। बहुत धन्यवाद नंद जी, बहुत आभार गीतांजलि जी, पुष्पेश पंत जी, अनामिका जी, संजीव चड्ढा जी। बात हिंदी एक है, उसके बरतने के ढंग अनेक हैं। आप हिंदी सीखें, हिंदी का सम्मान करें। इस मंच से ये भी कतई नहीं कहा जा रहा कि दूसरी भाषाओं को न पढ़ें। मैंने और गीतांजलि जी ने कहा था कि भाषा को उसके ग्रामर के साथ समझिए, अंग्रेजी भी खूब अच्छे से जानिए। अगर आपकी आस्था अंग्रेजी में भी अच्छी होगी तभी आपकी अपनी भाषा में भी होगी। कोई भाषा खराब नहीं है, सब भाषा अच्छी हैं, सब आपस में पुल बनाती हैं, सबका एक इंटरडिसिप्लिनरी पार्ट होता है। उस पर बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। ऑथर सिग्नेचर लाउंज वहाँ है। अगर किसी लेखक की आपने कोई किताब खरीदी है तो आप वहाँ से साइन करा सकते हैं। कुछ बात करना चाहें, उतरने के बाद आप इन्हें घेर सकते हैं। सेल्फी लेना चाहें आप सेल्फी ले सकते हैं। वो सारे काम कर सकते हैं जो आज इंटरनेट के ज़माने में होते हैं। लेकिन इस निवेदन के साथ यहाँ से निकलूँगा कि इनमें से किसी एक की किताब जरूर खरीद के पढ़ लें। वो पढ़ेंगे तो इस मुगल टेंट में बैठना सार्थक होगा और तब चड्ढा जी का सपना भी सार्थक होगा जो इतने बड़े स्तर पे वे अनुवाद का पुरस्कार बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल।